हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो जेईई 2027 की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी एम कर रहे हैं जेईई 2027। अभी तुम अपनी हो सकता है 11वीं क्लास में गए हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली तुम अपनी 11वीं क्लास में गए होगे, जस्ट तुम अपनी 11वीं शुरू कर रहे होगे, 10वीं के बोर्ड्स वगैरह देकर आए होगे। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में ना अपन कंप्लीट 2 ईयर में तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जो तुम्हें कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस तुम्हारे होते हैं जो शायद गलत हैं या उनको क्लियर कर देना ज़रूरी है। उसके बाद अपन टाइम टेबल पे बात करेंगे, स्केड्यूलिंग पे बात करेंगे। इसके बाद अपन चलेंगे लास्ट में, हालांकि ये वीडियो के शुरुआत में आना चाहिए बट लास्ट में मैंने इसलिए रखा है जेईई का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ, मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, कौन सा कॉलेज मिलता है, क्या डिफिकल्टी रहती है, क्या पैटर्न रहता है। मुझे लगता है कि शायद एक अच्छा चांस है कि कई सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसके बारे में पता हो सकता है, तो उनका टाइम खराब नहीं करेंगे। पहले अपन इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेंगे, जिसको लास्ट में इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए रुकना हो रुक जाए, नहीं तो तुम ठीक है बंद करके जा सकते हो, टाइम इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, द नेक्स्ट 21 मंथ्स, अभी जब ये वीडियो आया है तो मार्च का एंड, अप्रैल का स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से लेके जनवरी ऑफ 2027 तक अप्रोक्सीमेटली 21 महीनों का समय बचा है। और इस समय में तुम्हारे जो भी एक्शंस हैं, तुम्हारा जो भी कर्म रहेगा, वो डिटरमाइन करेगा एक बहुत लार्ज सेगमेंट तुम्हारे करियर का, तुम्हारी लाइफ का। देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटीएन सक्सेसफुल हैं या जो बड़े कॉलेज में हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इन्हीं में रह के सक्सेसफुल हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इनमें आने वाले सारे लोग सक्सेसफुल हैं, है ना। तो दोनों केसेस अवेलेबल है, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइकेबिलिटी बन जाती है, एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है इस बात की कि अगर तुम इन कॉलेजेस में से हो तो तुम्हारे करियर को एक अपवर्ड बूस्ट मिलता है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट्स, इट्स अबाउट द एनवायरनमेंट दैट दीज कॉलेजेस प्रोवाइड यू विथ। कैसा माहौल है, कैसा पीयर ग्रुप है। जब तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम्हारा पीयर ग्रुप भी सब इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो भी रैंक क्रैक करके आए हैं, ठीक है। तो इन कॉलेजेस में होने का फ़ायदा रहता है, और वो आगे कहीं ना कहीं तुम्हारे करियर के इनिशियल फेज में तुम्हें बहुत हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट सेट हो गई। तो अब सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। जो मिथ्स की मैंने बात करी थी कि डू ओनली ऑफलाइन कोचिंग गारंटी सिलेक्शंस, बहुत बड़ा सवाल है। ऑफलाइन कोचिंग्स के तुमने बहुत सारे नाम सुने होंगे। अब क्या ऐसा बहुत बच्चों में मिथ है कि जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए, या किसी भी कारणवश ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पाए, क्या सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग की सिलेक्शन देती है? तो ऐसा नहीं है, ये एक लॉन्ग लॉस्ट मिथ है। मतलब पुराने ज़माने की बात हो गई मेरे हिसाब से, जो कि अब बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से अब उसी क्वालिटी की फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ भी, फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ में फर्क समझते हो ना, फैकल्टी मतलब टीचर, तो उसी तरीके की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। लाइव तुम्हें लेक्चर्स मिल जाते हैं अपने, मेरे हिसाब से तुम्हें सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। मैंने तो ऑनलाइन में, मेरा को सबसे बड़ा ये था कि जो टाइम है वो बचता है, कहीं ना कहीं तुम अपने टीचर्स से पढ़ सकते हो, या तुम्हारे फेवरेट टीचर्स हैं उनसे पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने का। कॉस्ट बचती है, बहुत मेजर जो फैक्टर है वो कॉस्ट बचाने का होता है। तो बहरहाल ये सब फैक्टर्स तुम्हें पता होंगे। ऑफलाइन के भी बहुत अपने सारे फैक्टर्स हैं, उस पर भी मैं पूरा वीडियो कर चुका हूँ, बट ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब कहीं ना कहीं अब तुम्हें ऑनलाइन में अच्छे से मिलने लगी हैं। ऑफलाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन वाले ही जो हैं अब वो पर्चा में उनका हर जगह चीज़ें मिलने लगी हैं। और बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड करेगा कि तुम जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे प्रोवाइड, जो तुम्हें प्रोवाइड किए गए हैं उनको कैसे यूज़ करते हो। तो बात चली है कोचिंग की। तो ऑनलाइन में इस समय जो सबसे बेहतरीन एडटेक्स हैं उनमें से सबसे फेमस, सबसे एक फिजिक्स वाला की मैं बात कर रहा हूँ। फिजिक्स वाला ने अभी एक न्यू लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दी है। कोर्सेज के नाम कुछ इस तरह है, तुमने सुने हुए होंगे ऑलरेडी, आई एम श्योर। अर्जुना जेईई 2026, अगर तुम अभी 11th में जा रहे हो, जेईई 2027 एम कर रहे हो, तो 11th के स्टूडेंट के लिए अर्जुना जेईई 2026, इसमें तो भाई मतलब स्टार फैकल्टी लाइनअप, एकदम मेरे सबसे जो फेवरेट टीचर्स हैं वो वाले सारे टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं। अर्जुना जेईई 2026 हिंदी 3199 इसका प्राइस है। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। लक्ष्य जेईई 2026, लक्ष्य जेईई 2026 उन बच्चों के लिए जो अभी 12th में जा रहे हो, तुम लोग जेईई 2026 दोगे। लक्ष्य जेईई 2026 हिंदी। और ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेईई 2026 बैच और प्रयास जेईई 2026 हिंदी, ये सारे बैचेस जो है अवेलेबल हैं। जो ऑफरिंग्स है इनकी, जिसके कारण मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहला, हर चैप्टर के लेक्चर वाइज तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दे दिए जाते हैं, तो तुम्हें वो दिक्कत नहीं होगी अगर खुद नहीं बना रहे हो तो। दूसरी चीज़, तुम्हें डीपीपीज दिए जाते हैं लेक्चर के बाद, टॉपिक वाइज डीपीपीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ। तीसरी चीज़, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड की जाती है। तुम पीडब्ल्यू की जो किताबें हैं उनको पीडब्ल्यू स्टोर पर चेक कर सकते हो, इनके सब मॉड्यूल्स वगैरह, इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। ऑल्सो पीडब्ल्यू ने अभी अभी न्यू लॉन्च किया है एक पीडब्ल्यू बुक्स ऐप। ये उनके लिए है जिनको अगर एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है तो वो थोड़ा सा आप चिल कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, तुम एनसीईआरटी को
जो AI की मदद से मास्टर कर सकते हो। 11th-12th के सारी NCERT किताबें, उसके AI एक्सप्लेनेशन, PYQ, बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीज़ें तुमको इस पर अवेलेबल होंगी। और अगर जो कोर्सेज वगैरह तुम अवेल कर रहे हो उसमें तुम JEE Nerds कोड डाल दोगे तो तुमको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। तो अब चलते हैं सेकंड मिथ की तरफ, जो मुझे समझ आता है बच्चों को लगता है कि भैया हमारे जो क्लास 10th के मार्क्स हैं वो ख़राब थे, या मेरे साइंस में क्लास 10th में कुछ 60% नंबर थे, 50% नंबर थे, मैथमेटिक्स में मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। तो उन लोगों को मैं क्लियर कट बता दूं, क्लास 10th के मार्क्स डू नॉट मैटर। ये ऐसे कोई भी वो नहीं है एक पैरामीटर। तुम्हारा 12वीं के नंबर चाहिए होते हैं, 12वीं में तुम्हें 75% लाना होता है, क्योंकि वो JEE मेंस का ऑफिशियल क्राइटेरिया है कि तुम्हें वो पेपर देने के लिए बैठना पड़ेगा 75% के ऊपर। बट 10वीं में तुम्हारा कैसा स्टडी प्रोफाइल था, क्या था, वो सारी चीज़ें 2 साल में चेंज की जा सकती है, बहुत अच्छे से चेंज की जा सकती है। मैं अपना ही बताऊं तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे 10वीं में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, मेरी अच्छी परसेंटेज थी, और मुझे लगता था कि मैं तुर्रम खाऊं। 11वीं में आके मैं बहुत तेज़ गिरा, ठीक है, और बहुत बुरी तरह गिरा, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, मेरे मार्क्स में बहुत बुरे नंबर आते थे। कहने का मतलब ये कि 10वीं से पहले तुम्हारी जो भी एकेडमिक हिस्ट्री थी, तुम जिस भी तरीके के पढ़ाई वाले बच्चे थे, जैसा भी काम करते थे, पढ़ते थे, वो सब मैटर नहीं करेगा। तुम उसको चेंज कर सकते हो, और वो चेंज फॉर द गुड और चेंज फॉर द बैड भी हो सकता है। हो सकता है तुम अच्छे रहे हो बुरे हो जाओ, हो सकता है बहुत बुरे थे और बहुत अच्छे हो जाओ, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे 11वीं और 12वीं में मेहनत करते हो, कैसे अपना दिमाग चलाते हो, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करते हो, और कितने डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज पे मत समझना। अगर तुम्हारे 10वीं में या 9वीं में कम नंबर थे, यहाँ से यू कैन वेरी वेल क्रैक एन IIT विद अ वेरी गुड रैंक, ठीक है। अब चलते हैं साहब थोड़ा सा टाइम टेबल, शेड्यूलिंग और मेहनत की तरफ। तो मैंने एक टर्म कॉइन करा है, ये कोई ऐसा गूगल मत करना है। कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आती हैं तुम्हारे 2 सालों में, जहां पे मुझे लगता है तुम कंपटीशन को बीट कर सकते हो। अब ये कौन सी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं? सबसे पहले तुम्हारा वो वाला समय जहां 11वीं शुरू हुई है। मेरे हिसाब से हमारे स्कूल में अप्रैल मिड में 11वीं शुरू होती थी, तो जैसे ये जो बीच के अभी तुम्हारे 15 दिन है, बोर्ड खत्म होने से 11वीं शुरू होने तक के बीच का जो टाइम है, इसमें बच्चे अक्सर रिलैक्स कर रहे होते हैं, सिर्फ चिल कर रहे होते हैं, जो कि अपनी जगह ठीक है, बट वो पूरे 30 दिन चिल कर सकते हैं, वो गलत चीज़ है ना। तो अगर तुम इस समय में थोड़ा सा प्री रिक्विजिट चैप्टर जो मैंने बता रखे हैं वो पढ़ लो। मैंने कई शॉर्ट में बताया है, जैसे लॉग हो गया, वेक्टर्स हो गया, काइनेमैटिक्स 9वीं का रिवाइज कर लो। ये सारी चीज़ें अगर तुम लोग कर लेते हो तो कहीं ना कहीं तुम एक बेटर प्रिपेयर्ड होगे। और दूसरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी जो मेजर आती है वो आता है समर ब्रेक। इसके बाद भी आता है विंटर ब्रेक, तुम्हारा मिड सेम कह रहा हूँ, तुम्हारा जो मिड टर्म एग्जाम होता है उसके बाद एक ब्रेक मिलता है। इन सब में जितना ज़्यादा तुम जोर लगा दोगे, क्योंकि पूरा टाइम तुम्हारे पास फ्री है, स्कूल नहीं जाना, कोचिंग भी थोड़ा बहुत ऑफ देता है, पूरा सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे हाथ में। सोचो तुम कितना उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, कितनी ज्यादा उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, कितना ज्यादा सिलेबस जंप कर सकते हो, लोगों से आगे निकल सकते हो, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या करना है उसके लिए अगली स्लाइड पर आते हैं। एक क्लियर और डिटेल्ड टाइम टेबल बनाना है ताकि तुम्हारी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी जो है वो निकल के आ पाए। अब 2026 वाले जो मेरे बच्चे हैं उन सबको तो मैं ये बता चुका हूँ, टाइम टेबल और स्केड्यूल से स्केड्यूल काम करने में ना तुम्हारी बहुत अच्छी एफिशिएंसी निकल के आती है। तुम्हें करना क्या है, एक दिन के पहले पिछले दिन, अगला दिन शुरू होने से पहले पिछले दिन रात को एक चेकलिस्ट बनाओ। ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम मुझे कल के दिन में पूरे करने हैं, और जैसे जैसे वो काम होते जाए टिक 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 टिक। अब ये काम ऐसा नहीं कि छोटे काम, एक सवाल सॉल्व कर लिया, 2 सवाल सॉल्व कर लिया, 3 सवाल सॉल्व कर लिया, ये तो बहुत मतलब हो जाएगा, कितना ही लिखोगे। एक ओवरऑल लिस्ट कि मुझे मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज ये निपटानी है, मुझे फिजिक्स में इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स निपटाने हैं, मुझे केमिस्ट्री में ये चैप्टर निपटाना है। ऐसे करके तुम्हें एक लिस्ट बनाते जाना है और उसको टिक 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 करते जाना है। और एक बेटर तरीका क्या हो सकता है, मैं क्या करता था, मैं अपने घंटे डिफाइन कर लेता था कि 9 से 11 मुझे ये, 11 से 1 मुझे ये, 2 से 4 मुझे ये, 4 से 6 ये, एंड ऐसे ऐसे सो ऑन, जब तक मैं सोने नहीं जाता हर एक घंटे का काम डिफाइन कर लेता था। इससे तुम देखो फायदा ये निकल के आता है, जब तुम ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे होते हो ना, तो तुम देखोगे बीच में वेस्टेज का टाइम ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे सर पे एक डंडा है अपना ही टाइम टेबल का कि हाँ ये वाले ये करना ये करना ये करना। जैसे ही तुम रिलैक्स में बैठे तुम्हें याद आएगा, अरे शिट यार 11 बज गया, 11 बजे से दूसरा काम शुरू करना, अरे शिट यार 1:30 बज गया, 1 बजे से स्टार्ट करना था, मैं आधा घंटा लेट हूँ, जल्दी बैठो जल्दी करो, ठीक है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं तुम बंद करते हो। अब इस टाइम को कैसे बांटना है, 50% जो टाइम है तुम्हारा लेक्चर्स के लिए जाएगा और थ्योरी के लिए जाएगा, और 50% टाइम तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए जाएगा। बहुत सारे बच्चे तुम में से ही गलती करेंगे कि अभी सिर्फ लेक्चर देखते चले जाएंगे, थ्योरी देखते चले जाएंगे, और जो प्रैक्टिस करनी है, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी है, उसको अंडरमाइन कर देंगे, उसको नहीं करेंगे, जो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, ठीक है।
ऑल्सो एक चीज मेरे हिसाब से ये एक और चीज बच्चे अंडरमाइन कर देते हैं, रिवीजन और इसकी इंपॉर्टेंस। रिवीजन नहीं करते हैं, लगता है कि अरे याद ही तो है, अभी तो पढ़ा है, लेकिन रिवाइज अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम जो भी सारा पढ़ रहे हो वो हफ्ते भर में तुम भूल जाओगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे बच्चे प्रैक्टिस को अंडरमाइन करते हैं वैसे ही बच्चे रिवीजन को अंडरमाइन कर देते हैं, जो कि बहुत ही बेवकूफाना चीज है। प्लीज ऐसा नहीं करना है, रिवीजन को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस अपने को देनी है, ठीक है। और रिवीजन कैसे करता है, रात को बस निकाल लिया यार, 20 मिनट निकाल लोगे अगर रात को, तो तुम्हारा दिन का रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी रिवीजन पे मैंने एक चैनल पे पूरा वीडियो बना रखा है, उसको भी देख लेना, तो तुम्हें बेटर हेल्प होगी, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, गिव मॉक्स रेगुलरली। ये एक और चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे। अब तुम लोग अभी नए हो, 2027 वाले हो, तो तुमको आदत डालनी है अभी से ही। अगर शुरू शुरू में तुम नहीं कर रहे हो, बट बहुत सारे बच्चे करते हैं, आगे जाके बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो मॉक्स में ना गिव अप कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा, कल अगर मेरा मॉक है और उसके बाद एक हफ्ते बाद मेरा मॉक है, कल वाले मॉक के लिए जो है इनफ टाइम नहीं है, अगली बार बहुत बेटर प्रिपेयर होऊंगा मैं और बेटर परफॉर्म करके सीधा अगला मॉक दे दूंगा। लेकिन तुम रियलाइज करोगे जब तक तुम ये वाला दिन आएगा और ये इतना करीब हो जाएगा, तब तक तुम्हारी प्रिपरेशन ही नहीं होगी और तुम इस वाले के लिए सोचोगे, फिर तुम इस वाले के लिए सोचोगे, फिर तुम इस वाले, ऐसा एक लूप बनता चला जाएगा और तुम कभी इस प्रोक्रास्टिनेशन के लूप से बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए इसको ब्रेक करो, सीधा यही वाला पेपर दो, भले ही खराब नंबर आए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हर मॉक को देने के बाद उसको एनालाइज जरूर करना है, ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। मॉक के बाद उसके एनालिसिस में समय दो, इन्वेस्ट करो। अगर 3 घंटे का मॉक है तो उसके एनालिसिस में कम से कम 1 घंटा दो। 1 घंटा भी नहीं दे रहे हो तो 40-50 मिनट तो मिनिमम दो ही दो। समझो कि क्या गलतियां हुई, कौन से चैप्टर्स, कौन से रिसोर्सेज थे, कहाँ पे मिस आउट हुआ, कहाँ वो गैप बना कि मेरे कम नंबर आए। एक एक गलती को एनालाइज करो, तभी सीखोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये सेगमेंट थोड़ा सा अलग से शूट करना पड़ रहा है, वीडियो से पिछली गायब हो गया था इसलिए तुम्हें हेयर कट जो है अलग दिखाई दे रहा होगा। बहरहाल काम की बात पे आते हैं। जो जिन बच्चों को जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम पैटर्न वगैरह नहीं पता, उनके लिए फटाफट मैं बता दूं। सबसे पहला तुम्हारा जेई मेंस का जो पेपर रहता है उसमें 75 तुमसे सवाल पूछे जाते हैं, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स, ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 100 और 3 घंटे का तुम्हारा एग्जाम होता है। इससे तुम्हें एंट्री कहाँ मिलती है, इससे तुम्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमने सुने होंगे, डीटीयू तुमने सुना होगा अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, एनएसयूटी, ट्रिपल आईआईटीज, ये सभी है। डीटीयू, एनएसयूटी और ऐसे कॉलेजेस होते हैं जीएफटीआईज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। तो इनका भी लेवल एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसा ही रहता है, बस इनका नाम नहीं है, ठीक है। नाम में एनआईटी नहीं है, नाम है तो ये सारे तुम्हारे कॉलेजेस जो है वो तुम्हें जेई मेन से मिल रहे होते हैं। 2 अटेम्प्ट होते हैं जेई मेन के हर साल। एक होता है जनवरी अटेम्प्ट, जनवरी में सबसे पहला अटेम्प्ट होता है। एक होता है अप्रैल में। जनवरी और अप्रैल में बेस्ट ऑफ द 2 लगता है। तुम्हारी जिस भी अटेम्प्ट में ज्यादा परसेंटाइल आई होगी, मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, जो परसेंटाइल आई होगी वो बेस्ट परसेंटाइल कंसिडर होती है। परसेंटाइल क्या होता है अगर किसी को ये नहीं पता तो परसेंटाइल मतलब आउट ऑफ 100 तुम्हारा कितना हिस्सा है, हिंदी में बता रहा हूँ। तो सपोज करो अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो 10 लाख का 1% कितना होता है, 1 लाख। और 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, ठीक है। तो सपोज करो अगर तुम्हारी रैंक आ रही है 1 लाख, मतलब तुम्हारी परसेंटाइल बनेगी 90%। क्यों? क्योंकि तुम टॉप 10% में आ रहे हो। अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख है तो तुम्हारी परसेंटाइल बनेगी 80%। अगर तुम्हारी रैंक 10 लाख है मतलब तुम 0% हो, आखिरी हो, ठीक है। वो होता नहीं जनरली, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारा परसेंटाइल का सिस्टम रहता है, उस हिसाब से तुम्हारी रैंक काउंट होती है। जेई मेंस जो है पहले अपने रिजल्ट में परसेंटाइल देता है, फिर जब फाइनल रिजल्ट क्यूमुलेट होकर आता है दोनों अटेम्प्ट्स का, तो उसमें तुम्हारे अपनी सीआरएल रैंक मिलती है, कॉमन रैंक लिस्ट वाली जो रैंक होती है, ठीक है। ये है पेपर स्लाइटली इजियर साइड पे रहता है, पिछले कुछ सालों से बहुत ईजी हो गया है। फिजिक्स का लेवल खासकर काफी ईजी है, इस बार हल्का सा 2025 में लेवल ऊपर गया है, 24 में तो बहुत ईजी आ गया था पेपर। 30 से 40% जो सवाल है तुम्हारे फॉर्मूला ओरिएंटेड पेपर में रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जेई एडवांस पे। जेई एडवांस देखो, ये है दी एग्जाम, भारत के सबसे डिफिकल्ट और दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक। हर साल जेई एडवांस को कोई ना कोई अलग आईआईटी बनाता है, जैसे मेरे टाइम पे आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया था, फिर आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था, तो ऐसे पेपर्स चलते रहते हैं। इस बार शायद आईआईटी मद्रास बना रहा है, मेरे को कंफर्म नहीं है, बता देना। कानपुर नहीं, रुड़की बना रहा है शायद, जो भी हो मेरे को बता देना, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें पेपर पैटर्न जो है हर साल वेरी करता है। किसी साल 360 नंबर का पेपर आता है, किसी साल 352, 380। एक साल में मैंने याद है 2016 का पेपर था, कौन सा था, उसमें शायद 382 नंबर या 80 नंबर का पेपर आया था। तो ये आईआईटी डिसाइड करता है, उस हिसाब से पेपर पैटर्न वेरी करता है। इसमें कई बार जेई एडवांस पैटर्न से भी खेलता है, तो देखोगे तुम कभी कभी कि जेई एडवांस में ना सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, इस तरीके के सारे सवाल रहते हैं।
जेई एडवांस बढ़िया गेम खेलता है। इससे तुम्हें एंट्री मिलती है आईआईटीज में। टोटल आईआईटीज में कुछ 16,000 सीटें हैं, बट टॉप अगर तुम्हें रैंक लानी है और टॉप अच्छे आईआईटी में, या तो एक कोर ब्रांच या फिर किसी नॉर्मल आईआईटी में टॉप ब्रांच, ये दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं। तो तुम्हें अंडर 7,000 अंडर 6,000 रहना है अगर तुम्हें सेफली एक अच्छे आईआईटी चाहिए। तो एक ही अटेम्प्ट होता है पूरे साल में, एक अटेम्प्ट दिया जाता है, वो या तो मई एंड में होता है या जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है तुम्हारा। वही एक आध हफ्ते के टाइम कह रहा हूँ, जो मई से जून की स्टार्टिंग है उसी में तुम्हारा जेई एडवांस का पेपर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका भाई अब तुम्हें इसकी तैयारी करनी है। मेन फोकस जो है तुम्हारा जेई एडवांस होना चाहिए। जेई मेंस तुम्हारा एंट्री पॉइंट होता है, जेई मेंस तुम्हारा सेफ्टी नेट होता है, क्योंकि जेई एडवांस थोड़ा सा एक एग्जाम डे का गिमिक भी रहता है कि एग्जाम डे पे बहुत सारे फैक्टर्स तुम्हारे पेपर को डिसाइड कर रहे होंगे। अच्छा ये बताना रह गया, 6 घंटे का पेपर होता है, 2 शिफ्ट्स में होता है। पहला पेपर 3 घंटे का, दूसरा पेपर 3 घंटे का। हमेशा 2 पेपर आते हैं जेई एडवांस में, एक पेपर नहीं आता है, ठीक है। तो बीच में 1-2 घंटे का गैप रहता है, वो फिर जब पेपर पास आएगा तब तक तुम और समझ जाओगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा जेई मेंस और एडवांस की जानकारी। बाकी दिस वुड बी द एंड ऑफ द वीडियो। कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स कर सकते हो। पढ़ाई करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।